हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुरसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए इसका ये दो वीडियो बनेगी, पार्ट एक और पार्ट दो। दो पार्ट बनेंगे। दो पार्ट में लगभग मौर्य काल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सब आ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, और गुप्त काल के भी दो वीडियो बनेंगे, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे। इस हिसाब से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए, मेरी राय यही है कि आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं ऑप्शन वाले, तो पहले जैसे मान लो ये मौर्य काल है, तो मौर्य काल में जाइए, पहले मौर्य काल को पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक पढ़िए जितना आप पढ़ सको। उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। तो आप अगर आप नए हैं और देख रहे हैं पहले ऑप्शन, तो ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आएगा पूरा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, यही बात है मैं बताना चाहता हूं आपको। तो चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा की गई है? ध्यान रखना, कोई एकदम सिंपल प्रश्न आएंगे और कोई बहुत ही शानदार प्रश्न आएंगे। तो इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? ये है मेगस्थनीज की। किसकी है? मेगस्थनीज की। अब देखिए थोड़ी सी बात मेगस्थनीज कर लेते हैं। मेगस्थनीज किसके काल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सेल्यूकस निकटर ने इसको भेजा। सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। वो युद्ध सेल्यूकस निकटर हार जाता है, पराजित हो जाता है। तब अपने चार प्रांत, अपनी लड़की और अपने दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दीपवंश महावंश और तूतीनामा। यानी यह कहता है कि मौर्य काल की जानकारी किन ग्रंथों में से नहीं मिलती हैं? तो बिल्कुल अर्थशास्त्र में मिलती हैं, मुद्रा शास्त्र में मिलती हैं, दीपवंश महावंश में भी मिलती है, लेकिन तूतीनामा में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, दीपवंश महावंश। ये थोड़ा सा शानदार प्रश्न आया है। क्या कहता है? किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? यानी पाटलिपुत्र नगर होने का, यानी नगरीय प्रशासन होने का हमें सबूत मिलता है। तो इसमें किस में मिलता है? ये मिलता है, ध्यान रखना, इंडिका में। किसका है? इंडिका। और इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की। इतना ही आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यह कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया? सांची, गया, श्रवण बेलगामा, श्रावस्ती। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जाकर भद्रबहु गुरु से दीक्षा ग्रहण कर कर ये श्रवण बेलगामा कर्नाटक में चला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो अंत में ये अपने गुरु भद्रबहु की दीक्षा ग्रहण करके ये श्रवण बेलगामा यानी कर्नाटक में चला जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरामाइक व ग्रीक, या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना, यहां पर उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई? सेनापति, तो हम मौर्य के अंत में पढ़ते हैं कि वर्दत शासक था मौर्य साम्राज्य का। तो इसका जो सेनापति था यानी शुंग शासक का, तो वो इसकी हत्या कर देता है और अब आप गद्दी पर बैठ जाता है। तो सेनापति की किसकी हत्या की? ये अशोक, चंद्रगुप्त, दशरथ और वर्दत। तो अंतिम शासक था वर्दत, इसकी हत्या कर देता है। अगला प्रश्न है, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो देखिए,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो ये कौन सी थी? तो ये ध्यान रखना, तीसरी बौद्ध संगीति थी। कौन सी थी? तीसरी। अगला है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? याद रखना, विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था, इसने पूछा है। पण, सिक्का, देन, कोड़ी। तो देखिए ये कौन सा था? ये था पण। कौन सा था? पण। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? तो ये किस में है? ये है 13वें शिलालेख में। 13 शिलालेख में 261 ईसा पूर्व ये होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देव नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी? मिस्र का टोलमी, एपिस का मस्क, सही नाम है मस्क है ये, सीरिया का एंटीगोनस और श्रीलंका का तिस। तो ये देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले कौन सा राजा था? ये था श्रीलंका का तिस। कौन सा था? श्रीलंका का तिस। देखिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। तो वहां से ये जो तिस राजा है, ये अशोक का जो काल था उसे बहुत प्रसन्न हुआ और इसने अशोक के जैसे ही देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? ये बात कौन कहता है? तो देखिए अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश, महावंश और सीयू की। तो ध्यान देना, मेगस्थनी की जो इंडिका है वो ये बात कहती है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। बाकी सभी ये कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी, लेकिन जो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस शिल अभिलेख में पाया गया? मास्करी गुजरा, टोपरा व मेक, मनसेरा व शाहबाजगढ़ी, सारनाथ व रांची। देखिए अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला है? इसका प्रश्न का तात्पर्य यही है। तो देखिए मास्करी गुर्जरा, उदेगलम और नेटूर, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक ही मिला है। अशोक का नाम अशोक ही मिला है, बाकी में अलग अलग नाम मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मास्की वे गुजरा। तो 2 और हैं, उदेगोलम और नेटूर। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? हमने सबसे पहले बात की थी। तो सेल्यूकस ने जब युद्ध हार जाता है तो अपने दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर था? बहुत शानदार प्रश्न है। मुख्यतः इसने क्या पूछा है? मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर कौन सा था? देखिए कर तो सारे थे, भाग था, बलि था, भुक्ति था, उद्रंग था, ये कर सारे थे, लेकिन इसमें मुख्यतः बात करें तो ये भागकर था। कौन सा था? भागकर। आगे बढ़ते हैं, ये ले आपके सामने प्रश्न है। यह कहता है कि भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? तो ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो सबको पता है कि ये कौन था? ये था अशोक। कौन था? अशोक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को परास्त किया था? तो ये कौन था? घनानंद या घनानंद? नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के क्या मिले हैं? यानी इस स्थान पर क्या मिले हैं? वर्ध शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं या लघु स्तंभ लेख मिले? इनमें से मिला क्या है वहां पर? कहां पर? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा प्रयाग। तो ध्यान रखना यहां पर क्या मिले हैं? स्तंभ लेख मिले हैं। अब देखिए
टोटल 7 स्तंभ लेख हैं और 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थान हैं? देखिए, 1 नंबर हो गया दिल्ली टोपरा, 2 नंबर दिल्ली मेरठ, 3 नंबर लोरिया अर्राज, और 4 नंबर लोरिया नंदगढ़, और 5 नंबर पर है रामपुरवा, और 6 नंबर पर है प्रयाग। ये 6 स्थानों पर 7 स्तंभ लेख मिले। तो इन स्थानों का आप नाम याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में, सतलज काल में। प्रांतीय शासन, तो प्रांतीय शासन तो ध्यान रखना, यह मौर्य काल में मिलता है प्रांतीय शासन। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? राजनीतिक है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है। अब देखिए, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है या चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। अब देखिए, लोग क्या समझते हैं कि अर्थशास्त्र है, इसका मतलब ये तो हो गया इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर कर देते हैं इसका 2 नंबर, यहां भी जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो फिर आके देखता है कि यार ये तो गलत हो गया। तो इसमें पहले ध्यान रखना आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक है, मान लिया अर्थशास्त्र पुस्तक है, लेकिन ये अर्थशास्त्र कौन सी है? ये राजनीतिक अर्थशास्त्र है। ठीक है ना, राजनीतिक अर्थशास्त्र है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, राजनीतिक अर्थशास्त्र पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य आक्रमण किया जिसे भयंकर निरसंहार हुआ? तो ये कौन सा था? ये था कलिंग, 261 ईसा पूर्व हुआ था, और इसका विस्तार पूर्वक विवरण 13वें शिलालेख में दे रखा है। तो ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ। ध्यान रखना, यहां पर गौर करने की बात है, 261 ईसा पूर्व में तो हुआ, लेकिन जब अशोक का राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष में यह आक्रमण हुआ था। तो देखिए, 261 में तो ये कलिंग युद्ध हो जाता है, और राज्याभिषेक कब होता है? 269 यानी 269 में इनका राज्याभिषेक होता है। तो ध्यान रखना, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उल्टा होगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से नहीं था? निग्रोध, मोगली, पुतिस, उपगुप्त और फायान। प्रश्न को वापस पढ़िए, सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से नहीं था? निग्रो था, मोगली पुतिस था, उपगुप्त था, फायान। लेकिन ये फायान नहीं था, ध्यान रखना, ये फायान यहां पर नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सम्राट ने जियो और जिनेदो का पाठ पढ़ाया? तो ये कौन था? ये कौन था? सबको पता है, ये अशोक था। अगला प्रश्न है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्रह्मी, खरोष्टी, आरामिक, यूनानी। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अभिलेख की बात आती है तो हम करते हैं ब्रह्मी अभिलेख। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया? ये था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मौर्य के शासन था तब ये करवाया गया। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा? ये मंदिर और संघमित्रा को भेजा। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। अगला प्रश्न है, मौर्य काल मुद्राओं में से नहीं है? कारसपण या पर्ण, मसक, काकनी, रुपया। तो ये रुपया वर्तमान में प्रसिद्ध है, ये पहले नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रीगुप्त ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने। तो देखिए, मौर्य में 3 याद, देखिए आप महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि मौर्य में 3 आते। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार और अशोक। तो इसके बाद में जो भी आते हैं लगभग मौर्य और गुप्त में लगभग गुप्त वाले माने जाएंगे। तो आपको मौर्य में इतना ही ध्यान रखना है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बाद में बिंदुसार और बाद में अशोक, और अंत में ध्यान रखे तो वर्धत ध्यान रख लेना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे प्रश्न है, चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका, युद्ध नीति, मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र। तो देखिए, इसमें चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और वो भी कौन से अर्थशास्त्र? राजनीतिक अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी है? इंडिका मेगस्थनीज की है। मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त का। ये भी इनके बारे में मैं भी पहले 1-2 वीडियो बना चुका हूं और भी बनाऊंगा पूरा का पूरा।
तो आप पहले वीडियो बनाए उनको आप अच्छी तरह से देख लेना। अगला है, इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक पहुंच अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, कौन था? ये था सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक। यानी तीनों राजाओं में सबसे देखें तो जनता की सेवा करने वाले थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? पाली, प्राकृत, खरोष्टी, अरामाइक। तो देखिए इनमें से सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं वो मिले हैं प्राकृत में। ठीक है, अगली है, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शाहबाज गढ़ी व मनसेरा अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो ये कौन से? देखिए शाहबाज गढ़ी, मनसेरा, ये पाकिस्तान के एरिए। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान में कौन सी जो लिपि थी वो थी खरोष्ठी लिपि, याद रखना। जो हमारे भारत की बात करते हैं उसमें प्राकृत आ जाएगी, और लगभग शाहबाजगढ़ और मनसेरा अभिलेख, ये दो ही अभिलेख है, वहां पर खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि का अर्थ होता है, देखिए एक होती ब्रह्मी लिपि और एक होती खरोष्ठी लिपि। ब्रह्मी लिपि का अर्थ होता है कि जैसे हम लिखते हैं सीधी हिंदी भाषा में लिखते हैं तो सीधा सीधा लिखते हैं, यानी बाएं पैर बाएं से दाएं। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि क्या होती है? दाएं से बाएं, यानी उल्टा लिखा जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले? यानी तक्षशिला व लंगनाज की बात कर रहा है। तो प्राकृत, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक। तो प्रश्न को देखिए, तक्षशिला व लंगनाज में से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में? तो ध्यान देना ये कौन सी लिपि में है? ये अरामाइक लिपि के, अरामाइक लिपि के। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के समय कलिंग था बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, तटवर्ती उड़ीसा, बंगाल तटवर्ती, असम का पर्वतीय क्षेत्र। तो सम्राट अशोक के समय कलिंग कौन सा था? यह था तटवर्ती उड़ीसा। कौन सा था? तटवर्ती उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध पश्चात सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया? भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा, भविष्य में युद्ध करूंगा, नरसंहार करता रहूंगा, तलवार के बल पर शासन करूंगा। तो देखिए कलिंग जब युद्ध हो जाता, देखिए 261 में कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, कलिंग का युद्ध लगभग अशोक जीत जाता है। तो थोड़े समय बाद में ये कलिंग, जहां पर युद्ध हुआ तटवर्ती उड़ीसा में हुआ था ये, तो वहां पर जाता है और उसके बाद में वो देखता है कि लोगों को, मरे हुए कटे हुए को, तो उनको वहां पर थोड़ी सी दया आ जाती है। कहानी के तौर पे समझिए आप, वहां पर थोड़ी सी दया आ जाती है, तो वो अपने शस्त्र वही त्याग देता है, अपने शस्त्र यानी तलवार वगैरह वहीं नीचे ही गिरा देता है, और कहता है कि आज के बाद में मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जनता की सेवा ही करूंगा। तो उसके बाद में कहते हैं कि 261 के बाद में इन्होंने जनता की सेवा शुरू कर दी और अपनी अंतिम उम्र तक जनता की सेवा ही करता रहा। तो इस प्रकार कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए मैंने यहां पर एक नाम लिया था शस्त्र, यहां भी बता दूं मैं अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे को अच्छी तरह से आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं भी यह बता देता हूं। देखिए एक होता है अस्त्र और शस्त्र, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है। अब देखिए, अस्त्र होता है वो फेंक कर चलाने वाला, और शस्त्र होता है यानी हाथ में रखकर चलाने वाला। ठीक है, जैसे मान लो शस्त्र को देख लेते हैं। शस्त्र यानी हाथ में रखकर, देखिए सह से शस्त्र और सह से शरीर में, यानी शरीर के साथ में, तो हो जाएंगे शस्त्र वाले। जैसे मान लो तलवार है, तलवार को हम हाथ में लेकर चलाते हैं तो ये हो जाएगा शस्त्र। ठीक है, बंदूक है, बंदूक को हाथ में लेकर चलाते हैं। जैसे मान लो कोई फेंकने वाला भाला है, तो भाला क्या है? अस्त्र है, क्योंकि हम फेंकते उसको, हमारे शरीर में के टच नहीं होता वो। तो शरीर के टच होता है वो शरीर, शरीर से सहशंकर वाला आता है शरीर में, और शस्त्र में सहशंकर वाला आता है। तो शस्त्र से शरीर याद रखना, और शरीर के हाथ में जो भी आपके औजार है जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता मिली? बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न है कि पढ़ने,
यानी सबसे पहले पढ़ा किसने? तो ये ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अब एक प्रश्न और बनता है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले सफलता किसे मिली, यानी खोजा किसने? तो ध्यान रखना, ये खोजा किसने? ये खोजा है टिपेन टेलर, 1823 में खोजा इसको, लेकिन ये पढ़ नहीं सके। उसके बाद में 1837 ने, 4 साल बाद में जेम्स प्रिंसेप आया था और उन्हें अभिलेखों को पढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। यहां पर अगर खोज खोज की बात आती है तो टिपेन टेलर हम सही करते हैं, टिपेन टेलर 1823 में। तो पढ़ने की बात आई, जेम्स प्रिंसेप 1837। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं? तो इनमें से देखिए कौन कौन सी है। हाथी, असव, बैल व गाय, सिंह व खरगोश और बैल व सिंह। देखिए अब ये थोड़ी सी आप अगर बुद्धि का काम लेते हो, इंटेलिजेंस या थोड़ी सी लगाते हो तो आपका सही हो जाता। देखिए हाथी और असव थे, बिल्कुल हाथी था, असव था, क्योंकि युद्ध में ये काम आते हैं। हाथी था, असव था। अब देखिए सारनाथ स्तंभ की बात हो रही, बैल व गाय, चलो बैल मान लिया, बैल होता था, लेकिन गाय क्या होती थी? नहीं, गाय नहीं होती थी। तो इसका मतलब बी तो हो गया, जहां पर बी है वो ऑप्शन तो गलत कर दो पहले से ही। ये भी हो गए गलत, ये भी हो गए गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर है सिंह व खरगोश। चलो सिंह होता था, मान लेते हैं, सिंह राजा होता था, लेकिन खरगोश होता था, क्या कराते थे खरगोश से भाई? इसका मतलब सी बी आंसर गलत है, जहां पर सी है वो भी गलत हो जाएगा। तो वह सी और डी है, पीछे क्या बता, ए और डी बचा। तो इसका आंसर है हाथी, असव और बैल व सिंह, ये हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां, सबको पता है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत शानदार प्रश्न है अगला। यह प्रश्न कहता है कि शाहबाजगढ़ी, इनको मिलान कीजिए, यानी जो 14 शिलालेख हैं वो अलग अलग स्थान से मिले हैं, तो इनमें से कौन सा मिला है? देखिए ट्रिक के साथ बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चले, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा और कलसी और गिरनार, ये स्थान दे रखे हैं। तो ये कहां पर है? शाहबाजगढ़ी। अब देखिए मानसेरा और शाहबाजगढ़ी को साथ में पढ़ी। मानसेरा, देखिए मानसेरा यानी यानी हजार, यानी जो हजारों रुपए होते हैं जिनके पास, उनको हम मानते हैं, यानी माने जाने लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। तो मान से हो जाएगा क्या कि हजारा, मान हजारा, ठीक है। और शाहबाजगढ़ी से हो जाएगा पेशावर, दोनों पाकिस्तान के एरिया हैं। तो मानसेरा यानी मानने वाले हो जाएंगे, हजारा, हजारों रुपए हैं उनके पास जो मानने वाले हो जाएंगे, और शाहबाजगढ़ी में हो जाएंगे पेशावर, ठीक है। उसके बाद में देखिए कलसी, कलसी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देहरादून में, तो सीधा हो जाएगा कलसी से देहरादून। और पीछे गिरनार, गै से गिरनार, गै से गुजरात, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, ठीक है। गै से गुजरात, गै से गिरनार, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा मिलान है, आमने सामने ही है, बस मिलान करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम था? राक्षस, विशाखादत्त, विष्णुगुप्त, प्रणदत्त। तो ये राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, आप कोई भी नाम ले सकते हो, और इनके प्रधानमंत्री भी यही थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अर्थशास्त्र, यानी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसकी है? तो जानना, कौटिल्य कहाँ है, विष्णुगुप्त कहाँ है, चाणक्य कहाँ है, वहां पर हो जाएगी। इंडिका किसकी है? इंडिका किसकी है? इंडिका, इंडिका है मेगस्थनीज की। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। अर्थशास्त्र हो गई कौटिल्य की और इंडिका हो गई मेगस्थनीज की। तो मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस एक नाटक है, वो है विशाखदत्त के द्वारा लिखा हुआ, और परिशिष्ट वर्णन है हेमचंद्र के द्वारा, ठीक है। तो पहले में हो जाएगा डी, तो पहले में डी वाला, ये सीधा एक ही सिस्टम है, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को शत्रु का सहारक कहा जाता है, यानी शत्रु को नाश करने वाला? तो देखिए बिंदुसार का नाम आता है तो हम बोलते हैं अमित्रगाथ,
तो अमित्र घात का ही होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यहाँ शत्रुओं का संहारक। तो सीधा आता है बिंदुसार। अगला है पुराणों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक प्रियदर्शी, सम्राट अशोक मौर्य और मौर्य अशोक वर्धन। तो देखिए पुराणों में नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन नाम कहां मिलता है, पुराणों में। अगला प्रश्न है दिव्यवधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया। दिव्यवधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने किया, तो ये करने वाले थे कौन, जिनके गुरु थे अशोक के, वो थे उपगुप्त। अब देखिए यहां ध्यान रखना, बहुत ही शानदार एक पॉइंट बता रहा हूं कि भाई बिंदुसार जो अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता। देखिए अगर सुसीम और अशोक दो का लगभग नाम आता है, तो बिंदुसार यह चाहता था कि मेरा जो अगला राजा बनेगा वो सुसीम बनेगा, लेकिन बन कौन गया, अशोक। तो अशोक किस वजह से ये राजा बना, यानी किसकी वजह से राजा बना, कौन व्यक्ति था जिसके बिंदुसार के कानों में कान भरे थे, तो किसकी वजह से ये अशोक राजा बना था। हालांकि सुसीम बनना चाहिए, हम भी मानते थे बनना चाहिए, लेकिन अशोक बन गया। तो किसकी वजह से, तो ध्यान रखना ये थे राधा गुप्त। कौन थे, राधा गुप्त। तो राधा गुप्त की वजह से अशोक राजा बना था। और जो इनके बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले थे उपगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट है बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। संघ का अभिवादन करता है, बुद्ध धम्म और संघ। तो ये किसका है, ये है भ्राबू शिलालेख, जो हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में जयपुर जिले में। लेकिन ये अभी जो शिलालेख है वर्तमान में बेराटवाला, ये अभी कलकत्ता संग्रहालय में, ना कि जयपुर में। ठीक है। श्रवण बेलगामा स्थित है, पहले भी बता चुका हूं मैं, ये कर्नाटक में है। श्रवण बेलगामा कर्नाटक। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। ये अशोक घोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र और मोगालीपुतिस। तो ये अशोक के काल में आयोजित बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें मोगालीतुस ये अध्यक्ष था। बिंदुसार पुत्र था, किसका था, बिंदुसार पुत्र था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बिंदुसार पुत्र था अशोक का। अशोक का पुत्र कहां से गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। अशोक के तो पिताजी थे बिंदुसार आप, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी यहां पर क्या है, बिंदुसार पुत्र था। तो बिंदुसार पुत्र किसका था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का। सही है, बिल्कुल, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, बिंदुसार पुत्र, बिंदुसार का पुत्र था। यहां पर आता ना बिंदुसार का पुत्र था, तो यहां अशोक आता। लेकिन इसने क्या, बिंदुसार पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, एकदम सही है। अगला है ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया। सेल्यूकस निकेटर नाम पूरा है। तो ये ग्रीक या यूनानी शासक था, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। यह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्रित करने का उत्तरदायित्व दिया गया। अब देखिए, एक होता है राजस्व एकत्रित और एक होता है राजकीय। तो यहां देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, राजस्व एकत्रित की बात आती है, राजस्व एकत्रित करने वाले कौन थे, ये थे समहारता। और राजकीय का नाम आए वो तो हो जाएगा सन्निधाता। अब देखिए याद कैसे करना है आपको, भाई राजस्व एकत्रित सीधा सीधा है तो समाहर्ता हो जाएगा। राजकीय यानी उसमें ई की मात्रा लगती है, तो सन्निधाता में भी ई की मात्रा लगती है, तो वो राजकीय वाला हो जाएगा सन्निधाता और राजस्व एकत्रित वाला हो जाएगा समाहर्ता। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, एक दो बार और देख लेना। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण मौर्य काल से संबंधित प्रश्न। तो आपके कितने समझ में आए, कितने आपने अगर नोटबुक में साथ में लिखे हैं या आंसर मिला है तो मिला के देख लेना, कितने आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इनमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसका सर आंसर कौन सा होगा। अब देखिए, कोई भी इंग्लिश या और मैथ को छोड़कर आप कुछ भी पूछ सकते हो, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी,
मैं आपके उनके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता है तो मैं कहीं से ढूंढ कर आपको बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो ये थे मौर्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, तो अगर आपके काम की चीज़ आ रही है यूट्यूब पर मेरे द्वारा, यानी हमारे चैनल वाईफाई विनय के द्वारा आपको एक काम की चीज़ आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तभी करना कि आपके समझ में आए, और यहाँ हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं और एजुकेशन संबंधित भी आ रही है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अन्यथा आप समय खराब मत करना, मैं तो यही बात कहता हूँ। और समझ आ रहा है और आपको अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और लाइक करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान, ऑल द बेस्ट।